जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस रिपोर्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये रिपोर्ट आपको बहुत हैरान कर देगी। ये रिपोर्ट सीधा सीधा भारत की डेमोग्राफी से जुड़ी हुई है एंड उसमें जो चेंजेस हैं और उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस भारत को झेलनी पड़ेंगी और अभी भी जो भारत झेल रहा है उस पर उजाला डालेगी। इससे ऐसी ऐसी नई नई परतें खुलेंगी जिसके बारे में अब तक भारत ने ना किसी एजेंसी में कोई बात होती है, ना भारत की जनता उस पर बात करती है और ना ही कोई मीडिया हाउस उसको कवर करता है। दोस्तों ध्यान से सुनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मतलब आप सोचिए कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अब इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये समस्या 1971 में शुरू हुई थी, ठीक है। एंड भारत की तरफ से किसी गलती की वजह से ये समस्या शुरू नहीं हुई थी। ये पाकिस्तान और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, इन्होंने डिसाइड किया। इनके जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में अननोन एलिमेंट्स थे, इन सब के बीच में एक डिस्कशन होता है, एक प्लान बनता है एंड वो योजना थी भारत से 1971 में, जो भारत ने बांग्लादेश को बनाया पाकिस्तान को तोड़ के, उसका बदला लेने की और भारत से अपनी बुरी तरह जो हारे थे उसका बदला लेने की। और पाकिस्तान भारत को एक बहुत बड़ी, एक लंबी सज़ा देना चाहता था, जो भारत को पता भी ना हो कि ऐसा कुछ भारत में हो रहा है। तो पाकिस्तान की मुख्य योजना तैयार होती है एंड देखो होता क्या है, उनकी सोच थी कि उस टाइम उन्होंने क्या किया कि कश्मीर मुद्दे को, कश्मीर में अपना इंट्रूजन फिर से शुरू किया, ठीक है। मतलब कश्मीर में वो अपने आदमी उन्होंने भेजना शुरू किए, मिलिटेंट्स भेजना शुरू किए, जो वहाँ पे जाकर बसना जिन्होंने शुरू कर दिया था। पर बात ये है कि उनको ये लगा कि यार हमारा यहाँ से हम ट्रेन करते हैं एंड सब कुछ यहाँ पे करते हैं पाकिस्तान में, उसके लिए बहुत फंडिंग लगती है, यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स बनाने पड़ते हैं, तो वाई हम अपने यहाँ बनाने की बजाय क्यों नहीं, उनके दिमाग में ये आता है देन कि क्यों नहीं भारत के अंदर ही हमारे लोग भेजना शुरू करें, जो अटैक ना करें, जो वहाँ पे बैठ के हमारे प्रॉक्सी बने एंड पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू करें एंड हमारी विचारधारा को वहाँ पे पनपाना, वहाँ पे स्प्रेड करना शुरू करें। सो ये कितना डेंजरस हो सकता है, आप सोचो कि हमारे मुल्क में किसी बाहर के मुल्क का एक बंदा आता है, फिर धीरे धीरे वो यहाँ पर रहना शुरू करता है, अपनी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू करता है, अपनी और बंदे बुलाने शुरू करता है, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, रिलीजियस चाहे इंस्टीट्यूट्स के नाम पे या जो भी है। तो उन्होंने ना पाकिस्तानी ये खेल बदल दिया। तो उन्होंने क्या किया, भारत के लोगों को ही अंदर जो प्रो पाकिस्तान लोग थे उनको हायर किया, ठीक है। हायर मतलब उनको फंडिंग देना शुरू की और उनको इस तरह से ट्रेन किया कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए कभी भी अपनी मर्जी से, जब हम चाहें हम यहाँ से ट्रिगर करें, हम यहाँ से मैसेज भेजें और भारत को बड़े नुकसान की तरफ धकेल दें, ठीक है। तो पहले उनका टारगेट जो था ना, उन्होंने ये चीज़ कश्मीर से शुरू की। पहले उनका मेन टारगेट कश्मीर था, तो शुरुआत उन्होंने कश्मीर से ही की। मतलब CIA, बांग्लादेश में जो बैठे हुए कुछ प्रो पाकिस्तानी थे वो, एंड जो भी पाकिस्तान को की नीतियों को सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान के दोस्त थे, इन सब ने फंडिंग, अब कहते हैं ईरान भी फंडिंग करता था, मैं भी बोलता हूँ, मैंने भी सुना है, मैंने भी पढ़ा है कि ईरान फंडिंग करता था। तो मेनली मतलब कि इन्होंने कश्मीर से शुरू किया, ठीक है। उन्होंने कश्मीर से शुरू किया, कश्मीर में अपनी जो मानसिकता थी उसको बढ़ाना शुरू किया, कश्मीर में लोगों को अपनी तरफ रख करना शुरू किया, अलगाववादी सोच को पनपाना शुरू किया, अलगाववादी लीडर्स को तैयार करना शुरू किया, फंडिंग जिनको करते थे वो। तो इस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया कश्मीर से। अब आप ये चीज़ समझो कि अभी वॉर चल रहा है, इसमें असीम मुनीर जाके मिलता है सऊदी के जो लीडरशिप है उससे, ठीक है। देन पाकिस्तान के जो तरफ से ईरान के लीडरशिप को भी संपर्क किया जाता है, मतलब इनका मिलना जुलना चालू है।
अब एक बात बताओ, पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट खड़ा हो गया था सऊदी के साथ, तो पाकिस्तान तो ईरान का दुश्मन होना चाहिए, लेकिन सऊदी सऊदी पाकिस्तान को पैसे देता है ताकि तुम यूएई का लोन चुकता करो। एक भाई दूसरे भाई को तीसरे भाई का लोन चुकता करने के लिए पैसे देता है। उसके बाद वो खड़े होते हैं ईरान के अगेंस्ट, और उसके बाद उनकी लीडरशिप पाकिस्तान की ईरान भी जाती है। मतलब ईरान इज़ ऑल्सो नॉर्मल लाइक बिहेविंग के, ठीक है। तो अब आप यहाँ से समझो कि कहीं ना कहीं ऐसा मतलब माइंड में आ रहा है, मेरे भी आ रहा है, और ये चीज़ क्यों ऐसा लग रहा है कि एक अनऑफिशियली कोई इस्लामिक नाटो बना हुआ है जो सामने से तो एक साथ नहीं है, ठीक है, ऑफिशियली तो नहीं है। जब व्हेन इट कम्स टू वॉर, व्हेन इट कम्स टू साथ खड़े होने की बात करते हैं, ये साथ नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन। मीडिया हाउसेस में न्यूज़ चलती रहती है कि हाँ ये एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं अभी, लेकिन कहीं ना कहीं अनऑफिशियली एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये चीज़ कि एक अनऑफिशियली इनका एक रिलेशन है जो बैक एंड से चल रहा है? फ्रंट में कुछ और दिखा रहे हैं बट बैक एंड में कुछ और चल रहा है। तो ये बात है। तो बात ये कि आप समझो कि इस तरह से जब प्लानिंग हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, इस तरह से जब प्लानिंग हो रही है, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इनको फंडिंग कर रही हैं, सब इनको फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन सब दिखाते हैं कि वो भारत के कितने सगे हैं। लाइक ईरान दिखाता है भारत का कितना सगा है, सऊदी अरब दिखाता है भारत का कितना सगा है, एंड यूएई दिखाता है भारत का कितना सगा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत का नेतृत्व जब चेंज हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी हमें समझ में आनी शुरू हो चुकी है कि चल क्या रहा है। इसीलिए अमित शाह जी ने कल एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया कि भाई राजस्थान को, डीएम राजस्थान के जितने थे, एसपी थे, जितनी पुलिस कमिश्नर थे, सबको एक इंस्ट्रक्शन दिया, खुद गए इंस्ट्रक्शन दिया कि बॉर्डर से 15 किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी अनऑथराइज स्ट्रक्चर हैं उन सबको डिमोलिश कर दो। अब ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स, ये सब बॉर्डर से आते हैं। तो वहाँ पे ही जब स्टोरेज तो उधर ही कहीं इलीगल स्ट्रक्चर्स में होती है, तो उन्होंने बोला जो इलीगल लगता है उसको तोड़ दो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी सेंटर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परमिटेड। तो ये हुआ। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है जब बॉर्डर की बात करते हैं, और अमित शाह जी ने बहुत तगड़ा डिसीजन लिया। और बात एक और है, राजस्थान की जो है ना, राजस्थान एक ऐसी जगह है कि बहुत सेंसिटिव जगह है राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, ये सब लगते हैं पाकिस्तान से। और जब अटैक होता है ना, तो वहाँ पे बहुत जमावड़ा होता है पाकिस्तानी फ़ौज का, ठीक है। और वहीं से भारत की बर्बादी का जो भी सामान है, जो भी इंसान है, वो वहीं से वो अंदर आना शुरू होता है। तो पाकिस्तान की तरफ से सोचें, ठीक है, अब पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के दिमाग से सोचें तो इनका प्लान क्या है। देखो, ये मान के चलो कि उसे भारत की ना सारी लोकेशंस में, सभी लोकेशंस में, चाहे वो शहर हो, चाहे ज़िले हों, चाहे गांव हो, चाहे कोई भी एरिया हो, पाकिस्तान इस ट्राइंग के हर एरिया में बुरहान वानी टाइप गैंग बनाए। और ये चीज़ उन्होंने काफ़ी सालों से धीरे 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 शुरू कर चुके थे वो, बट हमारी नज़रों में नहीं आ रहा था ये चीज़। तो उन्होंने बुरहान वानी टाइप छोटे 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 गैंग बनाना शुरू कर दिए थे। और ये उनका प्लान है कि जैसे स्पेशल बॉर्डर एरियाज़, जैसे कश्मीर में बना था बुरहान वानी का गैंग, जिसको बाद में ख़त्म कर दिया गया था, ताकि मतलब इतनी सिटीज़, इतने एरियाज़ में इसलिए बने ताकि सैकड़ों प्रॉक्सी लोकेशंस, प्रॉक्सी मैन पावर पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ पर भारत में बैठ के, ठीक है। और पाकिस्तान के एक इशारे पे, पाकिस्तान के एक इशारे पे यहाँ पे निकले और दंगा फैलाएं और अशांति फैलाएं, और भारत को घुटनों पे लाने की कोशिश है ये पाकिस्तान की। अब अशांति शुरू करने के लिए जब भी, ठीक है, जब भी वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शंस आए, आता भी है, ठीक है, मैं बताऊँगा बाद में कि कौन सी ओकेजन्स पे पाकिस्तान के कहने पे यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। अब आप सोचो कि उसको अगर ये सारे गैंग छोटे छोटे बनाने हैं तो पाकिस्तान करेगा क्या? ये एक ऐसा सवाल है, चलो इस पे भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आर्मी की
कोई भी बीएसएफ की या कोई भी कॉन्वॉय मूवमेंट हो, ठीक है, कॉन्वॉय मूवमेंट हो कोई भी भारत में, तो उसमें क्या है कि उस पर चुपचाप इनके प्रॉक्सीज नज़र रखते हैं, चुपचाप एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद चुपचाप सेंड कर देते हैं पाकिस्तान। और होता क्या है, 15,000 20,000 आपके गूगल पे आ गए, टक से तुम्हारा काम हो गया, पाकिस्तान का भी काम हो गया। तो ये नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत कंफर्म कह सकता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी केसेस नॉर्थ ईस्ट से पकड़े गए थे जहाँ पे ये कंफर्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1971 से पाकिस्तान, CIA, म्यांमार, बांग्लादेश, ये चारों मिलके ना भारत में लोकेशंस सिलेक्ट करके, जो सिलेक्ट की हुई हैं वहाँ पे, और बंदे भेज के वहाँ पे एक मैन पावर हब बना रहे हैं हमारी नाक के नीचे ही। मतलब जो कश्मीर से शुरू हुआ था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, तो वहाँ से होते हुए ये पहुँच कहाँ गए, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, और अब मणिपुर और त्रिपुरा तक पहुंच चुके हैं। ये इनका नेटवर्क ना एक ऐसा बना हुआ है नेटवर्क, पूरा नीचे से ऊपर तक, ठीक है। अब ये सवाल है कि क्या भारत के ऊपर 24/7 नज़र रखी जा रही है? तो हाँ, रखी जा रही है, बिल्कुल रखी जा रही है। और ये मॉड्यूल चुपचाप बिना किसी की नज़र में आए हुए काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सालों से इस मॉड्यूल को तैयार किया गया और सेट किया गया है। और ये मॉड्यूल बहुत जड़ें हैं इसकी, बहुत भारत के अंदर तक फैली है। और जैसे नेपाल कहने को तो बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, आप बोलोगे बॉर्डर्स इसलिए खोल रखी है हमने, बहुत अच्छा दोस्त है, और पर हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, नेपाल पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि नेपाल बॉर्डर खुला हुआ बॉर्डर है। और कुछ सालों से नेपाल के अंदर आप देखोगे, नेपाल के जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से भेजे हुए लोगों का और फंडिंग जो पाकिस्तान दे रहा है उसकी वजह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका है कि वो बॉर्डर एरियाज पूरे एकदम ऐसा आपको लगेगा जब आप जाएंगे कभी कि ये पाकिस्तानी एरिया से आप होके गुजर रहे हो, ठीक है। तो ये प्लान पाकिस्तान का ऐसे ही बांग्लादेश में और ऐसे ही नेपाल में ये सफल हो चुका है कि उन्होंने बॉर्डर पे ना बहुत सारा अपना मतलब स्ट्रक्चर खड़ा करवा दिया हुआ है। और ISI का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और बॉर्डर एरिया जो नेपाल के अंदर है उसमें जो अवैध स्ट्रक्चर और मुस्लिम आबादी है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। और यही हाल बांग्लादेश का भी है। एंड अब भारत के हर कोने में उन्होंने ये चीज़ को ना धीरे धीरे कर दिया हुआ है। मतलब आप देखोगे तो भारत में भी बहुत सारी चीज़ें ये इस तरह की बना चुकी हैं, अपना छोटे छोटे हब, छोटे छोटे गैंग, छोटे छोटे इनके ना प्रॉक्सी हैं। और अब अगर उनको कुछ भी कहीं भी पहुंचाना हो, बॉर्डर खुला है नेपाल का, बांग्लादेश का, तो यही लोग जो हैं, जैसे आर्म्स हो गया, एमुनिशन हो गया, गोमांस हो गया, तो वो नेपाल और बांग्लादेश को रूट को उपयोग करते हैं। एंड देन उनका आना जाना ओपन, तो फिर वो वहाँ से इन सब चीज़ों का स्मगलिंग करते हैं, ठीक है। और एक तरह से भारत में फॉरेन फंडिंग भी वहीं से आती है, ठीक है। और यहाँ तक कि बाहर का कुछ आया होगा, ठीक है, बॉर्डर तो खुला है, नेपाल का होगा, बांग्लादेश का, ये सोच के हमारे यहाँ पे भी इतना पूछा नहीं जाता। जैसे बंगाल में इन्होंने पूरा लाखों बंदे बिठा दिए भाई, तो बहुत व्यवस्थित तरीके से साल दर साल इन्होंने ये काम किया है। अब ना इसका एक्चुअल पिक्चर समझो। 1971 के बाद पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं ने ये फैसला लिया था, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान से अलग करके इसका बदला भी लिया, ठीक है। बदला लेने की कोशिश चल रही है, मतलब कई बार अटैक हो भी चुका है, कर भी चुके हैं। अब वो एक्चुअल बदला कैसा लेना चाहते हैं ये मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ठीक है। बांग्लादेश में शुरू से कुछ पाकिस्तान के ना डिप्लोमेट्स इन्होंने या वहाँ पे कुछ प्रॉक्सी अपने तैयार कर लिए थे बांग्लादेश बनने के बाद, जो पाकिस्तान फंडिंग पे बांग्लादेश में बैठ के बांग्लादेश की सारी इंफॉर्मेशंस पाकिस्तान को देते थे, ISI को देते थे। तो एक तरह से पाकिस्तान ने पूरा बांग्लादेश में अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ था। एंड जो पाकिस्तान से ये बंदे क्या करते थे, ये पाकिस्तान से पैसा लेते थे और बांग्लादेश की सारी खुफिया जानकारियाँ पाकिस्तान को देते थे, और सक्रिय रूप से ये एक प्रॉक्सी प्रकार का मॉडल तैयार करते रहे वहाँ पे बांग्लादेश में पाकिस्तान वाले ISI। इसकी बहुत हद तक जम्मू और कश्मीर और पंजाब में भी यही सेम सिचुएशन रही कि इन्होंने वहाँ पे भी कभी बॉर्डर के ऊपर से आर्म्स पहुँचा देना, ड्रोन के थ्रू कभी फंडिंग पहुँचा देना, ड्रग्स पहुँचा देना, उन्होंने ये सब किया है भारत के अंदर भी। और अभी नॉर्थ ईस्ट में भी इन्होंने जैसे इस साइड बंगाल साइड कर दिया हुआ है, मणिपुर तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि इनको पता था कि डायरेक्ट पंगा लिया अगर हमने तो हम पिटेंगे, हमें तो बहुत पिटाई होगी। तो इसलिए इन्होंने
यहाँ पे बंदे तैयार किए जिनको ये फंडिंग करते थे। और अभी इन्होंने क्या है, अब इनको पता था कि बहुत सारे राजनेता और यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स थे जो प्रो पाकिस्तान सोच के थे, जो पाकिस्तान को सपोर्ट डायरेक्टली नहीं करते थे बट इनडायरेक्टली पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने उनको भी पैसा खिलाना शुरू किया, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स बनाने शुरू किए, उन बंदों ने इलीगल इमिग्रेशन करवाना शुरू किया अपनी स्टेट्स में। और यहाँ पे धीरे धीरे जैसे इनकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जब उन्होंने करनी शुरू की, इनको भी विश्वास हो गया और उन्होंने बोला कि हम यहाँ से बंदे भेजेंगे, कितने भी हज़ार बंदे भेजें, आप उनको सेटल करो, आप उनके राशन कार्ड बनाओ, आप उनके आधार कार्ड बनाओ, और उसके बाद हम आपको उन्हीं बंदों के थ्रू वोट करा के किसी को एमएलए बनाएंगे, किसी को एमपी बनाएंगे, और होगा तो सीएम भी बनाएंगे, जैसे ममता बनर्जी को इन्होंने इतने सालों से सीएम बना के रखा हुआ था। ठीक है, अब होता ये कि वो सीएम क्या करेगा, वो जो इलीगल कैटल ट्रेडिंग होता है, इलीगल आर्म्स एमुनिशन होता है जो बॉर्डर के थ्रू यहाँ से वहाँ जाता है, जब बॉर्डर खुले होते हैं तो वो उनको उसको आदान प्रदान करने में मदद करता था। कोई एक्शन नहीं होता था, बंदे भी आते थे, आर्म्स भी आते थे, एमुनिशन भी आता था, कैटल ट्रेडिंग भी होती थी और जाता भी था। एक तरह से स्लीपर सेल कह लें, जिसको पैसा मिलता था और जो यहाँ पे उनके लिए, यहाँ के लोग बंदे यहाँ के उनके लिए सारा जुगाड़ करते थे। तो कुछ लोग पैसों के लिए, कुछ लोग पाकिस्तानी माइंडसेट के लिए, और कुछ लोग फॉरेन भागने के लिए बिकना शुरू हो गए इंडिया में। ये मेन रीज़न था, बिकना शुरू हो गए लोग। अब पाकिस्तान को बांग्लादेश भी चाहिए, नेपाल भी चाहिए, भारत भी चाहिए, सब चाहिए अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और उन्होंने उसको इन लोगों को और अधिक पैसे देने शुरू किए ताकि ये इनके मकसद को यहाँ पूरा करें। तो बांग्लादेश और नेपाल से बड़े पैमाने पर घुसपैठ करने के लिए बहुत सारे रास्ते तैयार किए गए, बहुत सारे रास्ते बनाए गए, एक नेटवर्क बनाया गया। ठीक है, और वही बोला गया कि हम लोग भेजेंगे, हम पैसा भेजेंगे, हम आर्म्स भेजेंगे, एमुनिशन, ड्रग्स भेजेंगे, और तुमको यहाँ उनको यहाँ पे सब एडजस्ट करना है। ठीक है, हम भेजते जाएंगे, तुम लेते जाओ, हम पैसा देते जाएंगे, तो उन्हीं से तुमको फिर वोट दिलाएंगे और उन्हीं से तुमको फिर मंत्री बनाएंगे। ये सब जब पाकिस्तान ने कर दिया, ठीक है, पर कौन बोलेगा कि ये पाकिस्तान ने किया? कोई तो है नहीं ना, सबूत तो कोई नहीं है ना कि ये पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग ही मिलके उनके साथ पाकिस्तान के साथ ही करवा रहे हैं। तो इस तरह से पूरी भारत की डेमोग्राफी चेंज सालों से ये करते रहे और बहुत हद तक सफल भी हो गए। अब लोगों को भी ये चीज़ समझ में आने लगी है, सरकार को भी ये चीज़ समझ में आने लगी है कि ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस इशू है, और इसमें इन्होंने फिर भारत के मुसलमानों को भी माइंड वॉश किया, और जो आज तक चालू है, पाकिस्तान के लोगों की यहाँ पे शादियाँ कराई, फिर यहाँ पे पाकिस्तान के ही बच्चे पैदा करवाए, और यहाँ पे आज वो बच्चे एक एक खानदान 500-500 पीढ़ी तैयार कर चुका है। ठीक है, वैसे ही नेपाल में कराई, नेपाल में भी अनरेस्ट कराया, वहाँ पे भी आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है, भारत में भी और बांग्लादेश में भी यही कराई। तो अब क्या है, यहाँ पे लोग रहते हैं इनके, पर नारे पाकिस्तान के लगाते हैं, और अब हज़ारों में वो लड़के जवान हो गए हैं और वही आते हैं दंगे करने के लिए जब यहाँ वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलती है। तो अब इंडिया की बहुत बड़ी लॉबी ये समझ ही नहीं पाई कभी कि ऐसा कुछ चल रहा है और ये किस हद तक जा चुका है। सीक्रेट एजेंसीज ऑफ, अब उनके पास रिपोर्ट्स आई हैं सीक्रेट एजेंसीज के पास, और अब क्रैकडाउन होना शुरू किया, उन्होंने करना शुरू किया। तो भारत मध्य पूर्व की लगभग सभी देशों से पेट्रोल लेता है, और उस पेट्रोल का बहुत बड़ा हिस्सा, कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट की हर कंट्री पाकिस्तान भेजती है, अलग अलग नामों से, इंस्टीट्यूट्स के नाम से, एनजीओ के नाम पे। तो अब ये है कि मिशन इनका स्पष्ट है कि छोटे छोटे ऐसे इलाके बनाओ जहाँ पे डर फैलाओ, पुलिस और प्रशासन भी ना आ सके और कोई हिम्मत ना करे आने की, और जब ज़रूरत हो तो हज़ारों दंगाई खड़ा कर दो। ठीक है, तो अब ये सोचो अगर ये हालात 40 से 50 शहरों में अगर एक साथ आ जाएं तो बताओ कितना अनरेस्ट फैलेगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ भी है। ठीक है, लोगों ने यहाँ से इन्फॉर्मेशन दी हैं, यहाँ से दलाली भी की है। तो बात ये, मुझे भी बहुत धमकियाँ आई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मैंने भी बहुत वीडियोस बनाए थे, बहुत कुछ बोलते थे लोग कि ये बीजेपी के दलाल हैं एंड ऑल। तो बात ये कि भाजपा रहे या ना रहे, मैं रहूँ या ना रहूँ, ठीक है, पर ये देश रहना चाहिए। अब आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में देना और बताना कि इस प्रॉब्लम को किस अच्छी तरह से सोल्यूशन हो सकता है जिससे हम इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। तो इसी के साथ कंक्लूड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।